स्टूडेंट्स वॉइस क्लियर है सबको? जस्ट अ मिनट, स्टार्ट करता हूँ, बाकी लोग को आ जाने दो। ओके ओके, हेलो। ओके ओके, हेलो। यार सबको वॉइस क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग देवेंद्र, एकदम क्लियर है। वर्धन कहाँ गया? निशा, अंशु, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा क्लास है, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? यस, लैरिंग्स तक पढ़ लिए थे। ये वाला डायग्राम हमारा क्लियर था। नेजल कैविटी आपको पढ़ा चुका था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर आपको मैंने लैरिंग्स बता दिया था। जस्ट अ मिनट, ठीक है। आपको लैरिंग्स बता चुका था, हाइपोफेरिंग्स बता चुका था। लैरिंग्स का ही 3 पार्ट बताया था आपको, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स को हम लोग ओरोफेरिंग्स भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली होता क्या क्या चीज है, ठीक है। अगर आप पूरा डायग्राम देखोगे, ये पूरा डायग्राम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ओके, ये पूरा डायग्राम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जिसमें से हमने ये वाला पार्ट लास्ट क्लास में पढ़ रखा था, ठीक है। दैट मींस नेजल कैविटी, नेजल चेंबर और लैरिंग्स का स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ा था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन। ओके, तो इस वाले पोर्शन में सबसे पहले जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है ट्रैकिया। ओके, अब देखो ट्रैकिया जो है एक नैरो होलो पाइप है, ठीक है। एक होलो पाइप है जो कि आपका ये जो नैरो फेरिंग्स तक है, एयर जो है देखो, एयर जो है आपका नेजल कैविटी से होते हुए लैरिंग्स तक आ गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। अब लैरिंग्स के बाद ये एयर बाय मींस ऑफ ए पाइप लंग के पास जाता है। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ओके, अब ना ट्रैकिया जो है होलो ट्यूब है, ठीक है। और इसमें मसल का क्वांटिटी बहुत कम होता है। ओके, और मसल का क्वांटिटी इसमें बहुत कम होता है ना। ये ट्रैकिया जो है ये कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। ये क्या है? नैरो ल्यूमेन है, इसके पास एक ल्यूमेन है, ठीक है ना, नैरो ट्यूब है। ये कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए इसके सपोर्ट के लिए इसके ऊपर बहुत सारे कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। अभी कार्टिलेजिनस रिंग क्या है, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग क्या है? एक्चुअली आप जब मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ोगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। बोन होता है, हार्ट टिश्यू जो होता है, हार्ट टिश्यू में बोन और कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज जो होता है वीकर होता है बोन के कंपैरिजन में। ओके ना, तो यहां पे जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है। एक्चुअली रिंग बोला जाता है लेकिन एक मिसनॉमर है, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग एक मिसनॉमर है। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अ कंप्लीट रिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आता है, जो आपका कार्टिलेजिनस रिंग है वो इनकंप्लीट रिंग है। वेंट्रल साइड में ये सामने वाला पोर्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड बोलते हैं। वेंट्रल साइड पे तो ये कंप्लीट होता है, लेकिन पीछे के साइड पे जो डोर्सल साइड, ह्यूमन बॉडी का पीछे वाला पोर्शन जो होता है उसको डोर्सल साइड बोलते हैं। और फ्रंट वाला पोर्शन जो होता है, फ्रंट वाला पोर्शन उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। वेंट्रल साइड पे ये कंप्लीट रिंग होता है, लेकिन पीछे के साइड पे, दैट मींस डोर्सल साइड पे रिंग इनकंप्लीट होता है। दैट मींस इसका शेप कैसा होता है कार्टिलेज का? सी शेप्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इट इज अ सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रैकिया। ओके, नाउ ट्रैकिया में ऐसे कितने कार्टिलेज होते हैं? अबाउट 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ इस ट्रैकिया के पीछे पाया जाता है फूड पाइप। एक और पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है। जरा हम इसको डायग्राम बनाए अगर आपका, तो देखो ये इस तरह से एक पाइप रहेगा और जस्ट उसके पीछे और एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सामने वाला जो है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया।
ट्रैकिया, या इसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एयर ले जाता है, इसीलिए इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। जस्ट इसके पीछे एक और पाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, बट बायोलॉजी में इसको हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। नाउ ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है क्या, ट्रैकिया के पास यहां पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक कार्टिलेज है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और एक चीज आप देखो ना, ये जो ओपनिंग है एसोफेगस का ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं गलेट। ओके, नाउ इसको हम लोग ओपनिंग के, ट्रैकिया के ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। सो अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम, इस कार्टिलेज का नाम एपिग्लॉटिस क्यों पड़ा? क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर है, जस्ट ऊपर है, इसीलिए इसको हम लोगों ने एपिग्लॉटिस बोला। ओके, तो दो पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। विंड पाइप से एयर जाएगा, फूड पाइप से फुट जाएगा। वॉइस क्लियर है ना? हाँ, तो फूड पाइप से फुट जाएगा। नाउ यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ लाइक एपिग्लॉटिस, और यहां पे एक और स्ट्रक्चर होता है, यस स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स को आप साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। चलिए डायग्राम में आते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या है। ओके, ये मेरा हैंडमेड डायग्राम आपके लिए। ओके, अच्छा यहां पे तो मैंने बनाया ही था, मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो आप देख रहे हो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया जो है उसमें बहुत सारा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। ओके, नाउ ये कैसा है, सी शेप्ड है, वेंट्रली ये कंप्लीट है लेकिन डोर्सली इनकम्प्लीट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अभी जब ये लेक्चर खत्म होगा स्टूडेंट्स, नीटपीडिया ऐप पे मैंने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। हर लेक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू होगा उसी दिन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा और हमें पता भी चलेगा पूरे लेक्चर के ड्यूरेशन में आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे कितना था। ओके, तो आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, आप नोट्स बनाते जाइए। मैं अभी आपको टाइम दूंगा इसको लिखने के लिए, नोट्स साथ में बनाते जाइए। नोट्स के लिए अलग से टाइम निकालने का जरूरत नहीं है, जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसी समय, लेकिन कलरफुल पेन और पेपर लेके बैठो और नोट डाउन को, मैं नोट डाउन करने का आपको टाइम दूंगा। ओके, नाउ अब देखो, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया बार बार डिवाइड करता है। देखें, ये डिवाइड करता है, जो सबसे पहला इसका डिवीजन होगा, ये इसको हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। नाउ ये ब्रोंकस, फिर ये जो पहली बार ब्रोंकस बना उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। दैट मीन ट्रैकिया विल डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। दो हमारे पास लंग्स होता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, उन दोनों में एयर ले जाने के लिए दो ब्रोंकस बन गए, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, नाउ ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ये फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है, और फिर बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस। ये सेकेंडरी ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड करके बनाता है टर्शरी ब्रोंकस। ये टर्शरी ब्रोंकस फिर डिवाइड करके ब्रोंकियोल्स बनाता है। नाउ ये ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड करते एट लास्ट अल्वियोलाई बनाएगा। एट लास्ट ये ब्रोंकस डिवाइड करके एट लास्ट अल्वियोलाई बनेगा। तो आपने देखा ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, यहां तक आपको जानने की जरूरत है, यहां तक क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर ये अल्वियोलाई। ऐसा स्टूडेंट्स कितना बार डिवीजन होता है? अबाउट 23 टाइम्स इसका डिवीजन होता है, और 23 टाइम्स डिवीजन करने के बाद ये अल्वियोलाई बनता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक अल्वियोलर सैक है। अल्वियोलर सैक कहने का क्या मतलब है? ये गुच्छा है, ठीक है, बंच है, किसका? अल्वियोलाई का। तो ये अल्वियोलर सैक जो देख रहे हो, इसमें जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे अल्वियोलाई, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे अल्वियोलाई। यहां तक समझ में आया? चलो, जब यहां तक समझ में आया, देखो इस
ट्रैकिया के अंदर की तरफ, ठीक है, ट्रैकिया के अंदर की तरफ एकदम इनर लेयर में एक सेल्स का लेयर होता है, एक सेल्स का लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपिथीलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिथीलियम। ना इस इपिथीलियम का नाम है PSCCGE, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म मैं लिखता हूं, यस, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनार इपिथीलियम, सिलिएटेड कॉलुमनार इपिथीलियम। ऐसा क्यों? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनार इपिथीलियम क्यों बोलते हैं इसको? जरा इसका कंसेप्ट समझो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। हर एक वर्ड का आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। देखो ये इपिथीलियम जो है, ये इपिथीलियम जो है आपका, ये इपिथीलियम है जो आपका ऐसे होता है, इसके ऊपर इस तरह से बहुत सारा सीलिया पाया जाता है, ठीक है नाउ। तो देखो इसके ऊपर सीलिया पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिलिएटेड। ना इसको कोलुमनार क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल का लेंथ जो होता है ज्यादा होता है ब्रेथ से, ठीक है। नाउ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोलते हैं? देखो इसका न्यूक्लियस का पोजीशन जो है किसी सेल में ऊपर है, किसी सेल में नीचे है। तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर साइंटिस्ट इसको देखते हैं तो न्यूक्लियस का यहां पे कई लेयर इनको दिख जाता है। एक ऐसे इस लेयर पे आता है। एक्चुअली एक सेल कितने लेयर का बना हुआ होता है, दैट मींस एक इपिथेलियम कितने लेयर का बना होता है उसको कैसे पहचानते हैं? न्यूक्लियस देखकर पहचानते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस का कितना लेयर बन रहा है उसके बेसिस पे इसको हम लोग पहचानते हैं। तो यहां पे देखो, लेकिन सेल का लेयर एक ही है बट न्यूक्लियस का पोजीशन अलग अलग होने के कारण ऐसा लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड मतलब आप पढ़ते हो ना, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं उसको, बाय लेयर दैट मींस मल्टी लेयर्ड ऐसा लगता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, वो सिंगल सेल लेयर्ड होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ऐसा एपिथेलियम ट्रैकिया के अंदर पाया जाता है। ओके, सो आपका ट्रैकिया का डायग्राम क्लियर हुआ। ओके, फिर आपको वही देखो, यहां पे मैंने बता दिया है एपिग्लॉटिस होता है, गलेट ग्लॉटिस बताया, ये आप नोट डाउन कर लेना। ना एक चीज और देखो, लैरिंग्स का जो है, पुराने वाले लेक्चर में, पिछले साल वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ाया, उसमें बहुत सारा कार्टिलेजेस पाया जाता है, थायराइड, क्रिकॉइड, अरिटिनॉइड, ओके, कार्टिलेज ऑफ सेंटरोनी। तो लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, ये पहले एग्जाम्स में आता था, एमसीक्यू लगाओगे तो मिलेगा, तो उसको इग्नोर करना, ओके। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कर दिया है, जिसमें थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि लार्जेस्ट थायराइड कार्टिलेज है, यहां पे आपको थायराइड ग्लैंड और थायराइड कार्टिलेज फील भी होता है, ओके। तो लैरिंग्स को स्टूडेंट्स हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। नाउ ये वॉइस बॉक्स जो बोलते हैं, यहां पे एक चीज और आप नोट डाउन कर लो, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, वोकल कॉर्ड। नाउ लैरिंग्स के अंदर दो फोल्ड्स होता है, लैरिंग्स के अंदर स्टूडेंट्स दो फोल्ड होता है। मैं सारी चीजें अभी आपका डाउट लूंगा। दो फोल्ड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। नाउ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दिस कॉर्ड्स, जब एयर जाता है और वाइब्रेशन होता है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कॉर्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड। नाउ अब एग्जाम में घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, यस, ये साउंड प्रोड्यूस करता है कि वर्ड्स भी जनरेट करता है? सी, इसका काम होता है सिर्फ एक साउंड प्रोड्यूस करना। ये साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, उसका ये वर्ड नहीं बना सकता। अब जो मैं स्पीच दे रहा हूं वो वोकल कॉर्ड का काम नहीं है, वो हमारे टीथ, टंग्स का काम है। ये एक्चुअली डिफरेंट मूवमेंट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करता है। दैट मीन प्रोनाउंसिएशन करना ट्रैकिया का, सॉरी, लैरिंग्स का काम नहीं है। दैट मीन वोकल कॉर्ड का काम नहीं है। किसका काम है? यस, टीथ और टंग का। ओके, समझ में है? दैट मीन्स इट कैन प्रोड्यूस ओनली साउंड, produces only
साउंड, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड को प्रोड्यूस करता है, नॉट वर्ड्स। ये वर्ड्स को जनरेट नहीं करता। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जब आप लगाओगे, ये सब ट्रिक क्वेश्चन है। यस, आप पढ़ते हो यस वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे दे दिया क्या स्पीच भी जनरेट कर सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये स्पीच जनरेट नहीं कर सकता। स्पीच जनरेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? टीथ और टंग का है। ओके, सो स्टूडेंट्स फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, 2 से 3 मिनट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। हो गया? यहां तक हो गया? आगे बढ़ूं? स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ूं? यस यस यस, रेस्पिरेटरी ट्री, जो ट्रैकियल ट्री है ना स्टूडेंट्स, इसी को एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। ये जो है ना, इसी को आपको रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। प्रदीप समझ में आया? इसी को रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। इसी में 2 चीजें हैं, ठीक है, एक कंडक्टिंग जोन है और एक रेस्पिरेटरी जोन है। वो दोनों चीज मैं अभी आपको बताता हूं, आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। बताऊंगा बताऊंगा, डेड स्पेस वॉल्यूम भी बताऊंगा, म्यूकोजा भी बताऊंगा, क्या चीज है सब बताऊंगा। नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े? ओके प्रदीप, मैं समझ गया तुम वर्धन हो। ऐसी गलती कई बार होता है, लोग अपने फादर के नेम से लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद मैं उनके फादर के नेम से बुलाता हूँ, सॉरी। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा एक चीज और मैं यहां पे बता दूं, यहीं पे बता देता हूं, रुको, अल्वियोलाई के पास उसको बताता हूं मैं। ओके नाउ, ठीक है, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये अगर आप ठीक से देखो, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, ये आपको ट्री जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस, ट्री जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो इसी को स्टूडेंट्स हम लोग एक्चुअली बोलते हैं क्या? ट्रैकियल ट्री बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। ये 2 पार्ट में अगेन डिवाइडेड है। देखो, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग आपको दिख रहा है। ओके, ये फर्दर डिवाइड किया, इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस बोलेंगे, राइट एंड लेफ्ट। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकस, यस, फिर आपका डिवाइड करेगा टर्सरी ब्रोंकस, एट लास्ट बनाएगा अल्वियोलाई। तो देखो, गैसियस एक्सचेंज हर जगह नहीं होता है, गैसियस एक्सचेंज हर जगह पे नहीं होता है। ये जो एल्वियोलाई है, वहां पे देखोगे तो बहुत सारा ब्लड वेसल्स पाया जाता है और वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। दैट मींस एल्वियोलाई और ब्लड, दैट मींस अल्वियोलाई और ब्लड, अल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, अल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। बाकी जगह गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ध्यान दो, यहां पे जब अगर बाकी जगह पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस ये एयर हमारे काम में नहीं आ रहा है, गैसियस एक्सचेंज में काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ओनली कंडक्टिंग जोन, सिर्फ इन कंडक्शन कर रहा है एयर का, कोई एक्सचेंज यहां पे नहीं हो रहा है, हाँ या ना? जब यहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसको कंडक्टिंग जोन बोल सकते हैं। नाउ चूंकि ये स्पेस गैसियस एक्सचेंज के काम में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस। वर्धन, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट डेड स्पेस का? ये यहां पे जो एयर प्रेजेंट है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में टेक्स पार्ट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस। प्लीज नोट डाउन कर लो, डेड स्पेस के ऊपर एमसीक्यू आता है और इसका वॉल्यूम है 150 ml। इसका वॉल्यूम है 150 ml। ओके, वर्धन क्लियर हो गया? वर्धन क्लियर हुआ? समीर खान, अंशु सर, पहले ब्रोंकस आएगा या ब्रोंक्यूल्स? यार पहले बताया ना, देखो कहां गया, यहां पे देखो, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस,
ब्रोंकस में भी पहले प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्सरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया। देखो अभी मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, आपके नीट पीडीएफ पे आ जाएगा। देखो इनका डायमीटर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीज फाइंड करो, ये धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। बोलो हाँ या ना, ये धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। इनका डायमीटर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है। यस, समझ में आया? ब्रोंक्यूल्स क्या होगा बाद में आएगा। किसने पूछा था? अंशु। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमारा रेस्पिरेटरी ट्री हो गया है, अब हम एक्चुअली पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। नाउ मेरी बात सुनो, नोट डाउन बाद में करना, मेरी बात सुनो। ह्यूमन के पास राइट और लेफ्ट, दैट मींस वन पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। ओके, नाउ राइट और लेफ्ट लंग जो होता है ये लोब्स में डिवाइडेड होता है सॉरी, राइट लंग जो होता है 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 लोब में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन होता है, उसको आप कैसे ट्रिक्स याद रखोगे मैं वो आपको पहले बता दूं। ये देखो, ये आप अगर आप देख रहे हो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्लियर है? ये राइट लंग है, ये राइट लंग है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो लंग है वो लेफ्ट लंग है। ये राइट लंग है और ये वाला लेफ्ट लंग है। देखो यहां पे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये जो है ये फीसर है, इसको हम लोग फीसर बोलते हैं। दैट मींस अ ग्रूव डिवाइडिंग द लोब्स, ठीक है। अ ग्रूव डिवाइडिंग द लंग इनटू द लोब्स। 3 लोब्स में है, ठीक है, 3 लोब्स में है, एंटीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, और यहां पे भी सिर्फ 2 लोब है। देखो ये वाला जो स्पेस है एक्चुअली यहां पे स्टूडेंट्स हार्ट, ये जो स्पेस है बिटवीन द 2 लंग्स उसको हम लोग बोलते हैं मेडिस्टिनम। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था मैंने। यस, बोलो मेडिस्टिनम क्या है? इट इज द प्लेस वेयर हार्ट रिसाइड, जहां पे हार्ट लोकेटेड होता है। एक चीज आप देखो, हार्ट जो होता है टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये हार्ट जो होता है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इतना ये टिल्टेड हो जाता है, इतना ये टिल्टेड हो जाता है कि लेफ्ट लंग में एक नॉच क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। एक बात बताओ, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। दैट मींस कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बोलते हैं? ये कार्डियक जो वर्ड है वो हार्ट को इंडिकेट कर रहा है। नाउ जब ये टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है, जब ये टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है, जब ये टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है स्टूडेंट, देखो ये अगर आप देखोगे यहां पे लेफ्ट लंग में एक नॉच क्रिएट हो गया है। एक नॉच मतलब एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच, बिकॉज इट इज जनरेटेड ड्यू टू द पुशिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। समझ में आया? हार्ट इतना बड़ा हो गया कि यहां पे इसको लेफ्ट लंग में पोजीशन कम हो गया। अब बताओ कॉमन सेंस यूज करो। ये मेरा एक्चुअली ट्रिक है। लेफ्ट लंग के पास ऑलरेडी जगह कम है, राइट लंग के पास ज्यादा पेरेन्काइमा है, ज्यादा टिश्यू है, तो डिवीजन ज्यादा किसके अंदर होना चाहिए? राइट के या लेफ्ट के अंदर? यस, राइट के अंदर। इसके पास ज्यादा अगर लंग टिश्यू है तो इसमें 3 लोब होना चाहिए। इसके पास ऑलरेडी कार्डियक नॉच है, इसके पास ऑलरेडी कार्डियक नॉच है, तो इसमें 2 ही लोब होना चाहिए। ओके चलो, तो ये आपको याद रहेगा। ये एक्चुअली एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, अभी तो आपको याद है, आप क्योंकि एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। जब सारा 11-12 का सिलेबस एक साथ आएगा तब आपका दिमाग खराब होगा, ठीक है। प्लीज यूज द मल्टीपल कलर इन मेकिंग नोट्स। मल्टी कलर्ड यूज करो नोट्स बनाने में, ठीक है, अच्छी तरीके से याद होगा। चलो नाउ लंग के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, ठीक है। ये कवरिंग डबल लेयर्ड होता है। ऐसा एक कवरिंग मैंने आपको हार्ट में भी बताया था, जिसको आपने क्या बोला था? बोलो पेरिकार्डियम। बोलो हाँ या ना। ये भी क्या था? डबल लेयर्ड कवरिंग था वहां पे भी, यहां पे भी लंग्स के चारों तरफ डबल लेयर्ड कवरिंग है। किस चीज का बना हुआ? पेरिटोनियम का। बाहर वाला पेराइटल पेरिटोनियम, भीतर वाला विसरल पेरिटोनियम। ओके, और इसके अंदर एक फ्लूइड होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्लूरल फ्लूइड। तो ये जो है यहां पे एक फ्लूइड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? यस, प्लूरल फ्लूइड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? प्लूरल फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड में अगर इंफेक्शन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरिसी, ठीक है। इंफेक्शन हो जाएगा अगर प्लूरल कैविटी में, उसको हम लोग बोलेंगे प्लूरिसी, और यहां पे क्या होगा? सीवियर पेन। ऐसा ही एक डिजीज आपको मैंने
सर्कुलेटरी सिस्टम भी बनाया था, बताया था, वहां पे अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग को बोलते थे, यस क्या, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, यस पेरिकार्डाइटिस, ध्यान में आ रहा है, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, पेरिकार्डाइटिस। चलो अब ये आपने डबल लेड कवरिंग देखा, तो देखो यहां पे जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो लंग के अंदर चल गया, उसका फर्दर डिवीजन लंग्स के अंदर होता है। ओके, ये फर्दर डिवाइड कर करके अल्टीमेटली बनाएगा अल्वियोलाई। ठीक है, नाउ हार्ट का लोकेशन, सबसे पहले बात हार्ट का लोकेशन, सॉरी हार्ट बोल रहा हूं, लंग्स का लोकेशन। लंग्स का लोकेशन जो है आपको पहले क्लास में मैंने बता दिया था, ये कहां लोकेटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में ना। थोरैसिक कैविटी में जो होता है, थोरैसिक कैविटी में इसके लिए एक पिंजरा बना होता है। ठीक है, एक क्या बना होता है, पिंजरा बड़ा होता है, एक केज बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक केज। चलिए थोरैसिक केज का आपको डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, यहां पे देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। सामने की तरफ रिब्स पाया जाता है, सामने की तरफ क्या पाया जाता है, रिब्स पाया जाता है। स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखिएगा, रिब्स को हम लोग कोस्टा बोलते हैं, रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कोस्टा, ये एक कोस्टा, तो दो कोस्टा के बीच में अगर मसल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इंटर कोस्टल मसल। क्या बोलेंगे, इंटर कोस्टल मसल। सो दो के बीच में क्या होता है, इंटर कोस्टल मसल, इंटर कोस्टल मसल्स। ठीक है, अगर बाहर की तरफ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अंदर की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल दो टाइप का होगा, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होगा इंटरनल इंटरकोस्टल, सॉरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ओके, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक होगा क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझ में है, दो मसल्स होगा, इन दोनों मसल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये दोनों ऐसे होते हैं। समझ में है, चलो तो थोरैसिक केज में आपने देखा क्या है, इस तरह से बहुत सारा रिब्स पाया जा रहा है। यस, ये कौन से रिब है, थोरैसिक, और ये देखो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं स्टर्नम। तो दोनों तरफ क्या है, रिब्स है, और यहां पे क्या है, यस स्टर्नम है, और पीछे जो है, ठीक है, पीछे जो है वो आपको रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा। चलिए तो यहां पे आप आ गए हम लोग। ठीक है, तो आपने देखा ये लोकेटेड कहां होता है, यस इन द थोरैसिक कैविटी, इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या है, एयर टाइट चेंबर है ना। ये केज का आपसे बाउंड्री पूछता है कई बार, तो सामने की तरफ रिब्स और स्टर्नम है, पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी है, और यहां पे एक मसल्स होता है। स्टूडेंट्स आपको डायग्राम लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, यहां पे एक मसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोम शेप मसल्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। ओके, डायाफ्राम। चलो तो स्टूडेंट थोरैसिक केज का जो है, थोरैसिक केज का अगर हम बाउंड्री डिस्कस कर लें तो एंटीरियरली जो होता है क्या होगा, रिब्स प्लस स्टर्नम, क्या रिब्स प्लस स्टर्नम होगा एंटीरियरली। पोस्टीरियरली क्या होगा, यस वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा है, मेनली थोरैसिक वर्टिब्रा है। ओके, और नीचे इंफीरियरली, नीचे की तरफ कौन है, यस डायाफ्राम। अगर ये रिब्स की बात करें तो रिब्स देखिए एंटीरियरली भी होता है, पोस्टीरियरली भी होता है, क्योंकि ये रिंग जैसा ऐसा होता है, और नीचे एकदम थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये आप प्लीज आपका नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। एक चीज देखिए, ये जो डिवीजन है ट्रैकिया का, ये जो डिवीजन है, नोट डाउन कर लीजिए, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। कहां होगा, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, पांचवें थोरैसिक वर्टिब्रा के पास जो ट्रैकिया का डिवीजन होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में। किसमें डिवीजन होगा, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में। समझ में आया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एक चीज आप देखो, अल्वियोलाई की बात करें, ठीक है, अल्वियोलाई जो है बहुत सारा अल्वियोलाई, अबाउट 300 मिलियंस, ठीक है, 300 मिलियंस अल्वियोलाइज होते हैं दोनों लंग्स मिला के। अगर इनको हम लोग
एक लेयर में सजा दें, अबाउट 100 मीटर स्क्वायर एरिया बनेगा, अबाउट 100 मीटर स्क्वायर एरिया बनेगा। समझ में आ रहा है? 100। इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या होगा? सरफेस एरिया फॉर द गैसियस ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया फॉर द गैसियस ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अल्वियोलाई के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। वर्धन, एनी डाउट? यहां तक हो गया? प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्धन, एनी डाउट? अंशु? सुनील, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है, नीट पीडीएफ ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ही क्लास ख़त्म होते ही मैं आपको टेस्ट पेपर्स दे दूंगा, जो कि अच्छा श्रेया ठीक है। अरे यार, तुम लोग सब कोई अपने पापा के नाम से करती हो, उसके बाद मैं नाम से बुलाता हूँ, फिर मजाक बन जाता है मेरा। यहाँ तक नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ें। ये वर्धन भी अपने पापा के नाम से लॉगिन किया हुआ है। ट्राई करूंगा वेडनेसडे को ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूं, वेडनेसडे से पहले, ताकि आपका टेस्ट हो पाए। लास्ट का जो टॉपर था भाई वो वर्धन था। ठीक है, कांग्रेट्स वर्धन। देखते इस बार कौन चेंज होता है। सर वाई माई एयर गेट मॉइस्चर्ड इन द नोज? लास्ट क्लास में बताया था यार, ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ठीक है, वो जो साइनुसिस होता है ना, उसके अंदर एयर जाता है, उसके अंदर एयर जाता है और ह्यूमिडिफिकेशन होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आप लोग को? चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो लंग्स है, ये लंग्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट, ट्रैकिया जो डिवाइड करके स्मॉलेस्ट यूनिट बनाया था, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? अल्वियोलाई बोला था। क्या बोला था उसको? अल्वियोलाई बोला था। ओके, नाउ अब अल्वियोलाई जो है आपको बताया मैंने कितना होता है, 300 मिलियन दोनों लंग मिला के, और एरिया 100 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। आप एक चीज देखो निशा, देखो श्रेया, ये है एक मैं बना रहा हूं, यहां पे मान लो ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने यहां पे टनल लगाया है, तो बताओ यहां से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल होगा इतने बड़े एरिया से। नाउ अगर इस मेम्ब्रेन को हम ऐसे 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 लगा दें, तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा या ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कहां होगा? इस वाले अरेंजमेंट में होगा कि नहीं होगा? उसी तरह ऐसा कवरिंग लंग्स का ऐसा सिर्फ शेप ना बना के गॉड ने इस तरह से बहुत सारा स्फेरिकल्स बबल्स भर दिया, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और गैसियस एक्सचेंज कम स्पेस में, नहीं तो ह्यूमन बॉडी तो बहुत बड़ा बनाना पड़ता। ठीक है, तो कम स्पेस में ज्यादा काम हो, दैट मीन सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फॉर द गैसियस एक्सचेंज। नाउ चूंकि देखो ये कैसा है, ये स्फेरिकल है। क्या अल्वियोलाई जो है आपका कैसा है? स्फेरिकल है। नाउ स्फेरिकल सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, बचपन में आपने वो सोप से बलून तो बनाया होगा ना, वो कुछ देर बाद जाके फट जाता है। ठीक है, क्यों फट जाता है? क्योंकि इनके सरफेस पे एक टेंशन होता है। यस, इनके सरफेस पे एक टेंशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सरफेस टेंशन। ना ये टेंशन के कारण ये रप्चर हो सकता है। ठीक है, ये रप्चर हो सकता है। ना इस टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज इस टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए गॉड ने हमारे बॉडी में केमिकल बनाया है। ठीक है, इस केमिकल का नाम क्या है? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या बोलते हैं? सरफेक्टेंट।
ओके। नाउ ये जो होता है, ये जो सर्फेक्टेंट जो होता है, ये कैसा होता है? लाइपोप्रोटीन होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यस, लाइपोप्रोटीन। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन लगाओगे तो ऐसा मिलेगा, लाइपोप्रोटीन, या इसको बोलते हैं डाइपामिटोइल फॉस्फेटिडिल कोलिन। क्या बोलेंगे इसको? डाइपामिटोइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, डाइपामिटोइल फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है। नाउ तो ये जो केमिकल है, सर्फेक्टेंट, क्या कर रहा है? प्रिवेंट्स रप्चर ऑफ अल्वियोलाई के रप्चर को प्रिवेंट कर रहा है। कैसे प्रिवेंट कर रहा है? बाय न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस टेंशन। इसके ऊपर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग अल्वियोलाई के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्फेक्टेंट। ओके, सर्फेक्टेंट। प्लीज नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण शर्मा हो गया, अमिंद्र मेहता हो गया, निशा कंप्लीटेड। आगे बढ़ूं? चलो, अब नाउ हमने पढ़ लिया क्या? लंग्स का लोकेशन पढ़ लिया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, चलो सबसे पहले ये डायग्राम मैं आपको समझा दूं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? अल्वियोलाई है। ठीक है, यहां पे देखो, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये अल्वियोलाई नहीं है। ठीक है, कई बार एग्जाम में, लेवलिंग के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। इसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं क्या? अल्वियोलर सैक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्वियोलर सैक। क्या बोलेंगे इसको? अल्वियोलर सैक। इस अल्वियोलर सैक में देखो, ये ऐसा दैट मीन्स आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये जो है, एक है अल्वियोलाई। ओके, नाउ ये देखो, अगर अल्वियोलाई देखोगे, यस, अब एग्जाम देखो, यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम इसको लिंक कैसे करेगा? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, टू डू डिवीजन ऑफ द क्या? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये यहां पे आएगा, यहां पे कैपिलरीज बनाएगा और गैसियस एक्सचेंज होगा। तो देखो, ये आपका अल्वियोलाई का इपिथेलियम दिख रहा है। ये इपिथेलियम स्टूडेंट्स अल्वियोलाई में जो होता है, आपको मैंने ट्रैकिया में बताया था, आवाज आ रहा है ना? ट्रैकिया में बताया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यार, माइक ऑन है कि नहीं, बीच बीच में ऑफ करता रहता हूं ना। तो ये जो ट्रैकिया आपको बताया था, उसमें क्या था? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। नाउ अल्वियोलाई में जो है, वो सीलिया गायब हो जाता है। अल्वियोलाई में जो होता है वो सीलिया गायब हो जाता है, सीलिया की जरूरत नहीं होता। यहाँ पे इपिथेलियम जो होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। यहाँ पे जो इपिथेलियम होता है वो होता है स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम। ये इपिथेलियम क्या चीज है, इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा एनिमल टिश्यू में आपको। ये क्या है? स्क्वैमस इपिथेलियम। ना ये स्क्वैमस इपिथेलियम जो आप देख रहे हो, उसके चारों तरफ आप देख रहे हो लगी हुई है क्या? कैपिलरीज। ठीक है ना, इस कैपिलरीज के पास देखो क्या लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये लेवलिंग के लिए आएगा। ठीक है, नाउ ये जो आप देख रहे हो अल्वियोलाई देख रहे हो, तो अल्वियोलाई में स्टूडेंट जो कैविटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्वियोलर कैविटी बोल सकते कि नहीं भाई? अल्वियोली में कैविटी है। ठीक है, अगर लंग्स में कैविटी होती तो क्या बोलते? पल्मोनरी कैविटी। अगर अल्वियोलाई में है तो क्या बोल रहे हैं? अल्वियोलर कैविटी। ठीक है, अगर वर्धन के अंदर कैविटी होती तो क्या बोलते हैं? वर्धन कैविटी। उसी तरह से बोल रहे हैं क्या? अल्वियोलर कैविटी। ठीक है, नाउ श्रेया देखो, ये जो इपिथेलियम है कैसा है? इपिथेलियम बोलो, स्क्वैमस इपिथेलियम। ओके, नाउ और यहां पे क्या है? ब्लड वेसल्स। नाउ ब्लड वेसल्स का जो सबसे अंदर वाला लेयर है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते थे क्या? इंडोथेलियम। बोलो हाँ या ना? इसको हम लोग बोलते थे इंडोथेलियम।
और यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अच्छा एपिथेलियम जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीमेंट का लेयर होगा, जैसे सीमेंट के ऊपर ईंट बिछाते हैं ना, उसी तरह एपिथेलियम में भी पहले एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेल्स लगा के एपिथेलियम का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस, दो एपिथेलियम के बीच में स्पेस होगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस बनेंगे बोलेंगे, और फिर ये जो होगा एंडोथेलियम, ठीक है। तो ये जो हो गया स्ट्रक्चर, इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो देखिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, सबसे पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, बोलो हाँ या ना। स्क्वेमस एपिथेलियम के पास आएगा क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर क्या आता है इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर क्या आता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके, फिर क्या आता है इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड फिर क्या आता है आपका इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो हो गया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, दैट मींस यहां से क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज, यहां से क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज होगा, यहां से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। समझ में आया। नाउ अब देखो, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और यहां से ये क्या करेगा, CO2 को बाहर छोड़ेगा, O2 को अंदर लेगा। कौन इसके अंदर कौन कैरियर होता है, यस इसके अंदर होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आरबीसी के अंदर कौन होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन, ओके। हेमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं, पिगमेंट किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कलर देता है। रेस्पिरेटरी क्यों, क्योंकि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में गैस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। समझ में आया। स्ट्रक्चर ऑफ अल्वियोलाई कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप फटाफट बना लो, और ये जो मैंने लिखा है उसको लिख लो, फटाफट लिखो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। वॉइस प्रॉब्लम यार मेरे तरफ से नहीं है, मेरा नेट एक्चुअली देखो, वॉइस प्रॉब्लम नेट की वजह से होता है, ओके राजेश। तो नेट तुम्हारा स्लो है। फटाफट करो। हो गया वर्धन, हो गया। श्रेया, निशा कंप्लीटेड, आगे बढ़ूं, चलो। नाउ ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम एक्चुअली लेवल करने के लिए कई बार आता है, ठीक है। इसमें तो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये जो नीचे वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ना डायफ्राम जो होता है ये देखो ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, मंदिर के गुंबद जैसा, यस। दैट शेप इज कॉल्ड एज डोम शेप्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डोम शेप्ड। कैसा होता है, डोम शेप्ड। अब देखो ये यहां पे है क्या, एक थोरेसिक कैविटी को एयर टाइट रीजन बना रहा है। आपको मैंने बताया था थोरेसिक कैविटी कैसा है, एयर टाइट रीजन। दैट मींस इसके अंदर कुछ भी इंटर नहीं कर सकता, इतना ही टाइट चेंबर है, ठीक है। नाउ तब एक बात बताओ, नीचे से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्लड कैसे जाएगा। तो ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक पोर होगा जिसके थ्रू ऑर्टा पास होगा, यस इट पासेस ऑर्टा, ठीक है। नाउ ब्लड वापस लाने के लिए भी कोई जगह चाहिए हमें, यस ब्लड वापस लाने के लिए भी यहां पे पोर होगा, यस वेना कावा के लिए होगा, नाउ अब खाना तो जो थोरेक्स तक तो ओसोफेगस भी है, दैट मींस ओसोफेगस को भी पास करना पड़ेगा। सो इट पासेस
three important structure. It passes three important structure, that is esophagus. इतना आपको नोट डाउन करना है, ये डायग्राम आप बनाना डिफिकल्ट है, ये आपको नोट डाउन करना है. यस, नोट हेडिंग डालना, डायफ्राम. डायफ्राम इज डोम शेप्ड, इट पासेस थ्री मेन स्ट्रक्चर, दैट इज इसोफेगस, ऑर्टा, वेना कावा. और बहुत छोटे मोटे स्ट्रक्चर पास होते हैं, नर्व्स वगैरह पास होती हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है. ओके, ये डोम शेप्ड होता है, मस्कुलो टेंडुनस स्ट्रक्चर है. आपके नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है. नोट्स जल्दी आपके घर में पहुंच जाएगा, चिंता मत करो. तो देख रहे हो, ये जो है आपका रिब्स है. ओके, नाउ ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये प्लूरल फ्लूइड है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है. तो ये वाला लेबलिंग हो गया क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन. और ये आप जो देख रहे हो, ये लेबल्ड है क्या, अल्वियोलाई. ओके, अल्वियोलाई. और ये प्लूरल फ्लूइड, ठीक है. और ये क्या हो गया, ब्रोंकियोल्स. अंशु, पहले क्या आएगा, पहले आएगा ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है. फिर डिवीजन करते 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 और ब्रोंकियोल्स बनते जाएगा एंड लास्ट में अल्वियोलाई बनेगा. समझ में आया. ये स्पेस क्या देखो, हार्ट है, ये स्पेस को हम लोग मोडिस्टिनम बोलते हैं. तो देखो यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच. और ये देखो, ये क्या है यहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है. और ये क्या है, कट इन ऑफ द रिब्स. और ये देखो, ये आप लैरिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है, और लैरिंग्स के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस. ओके, चलो इतना आप नोट डाउन करो फटाफट, ये ज्यादा नहीं है, 1 मिनट लो. चलो, नाउ अब जो हम कंसेप्ट आ गए हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे. समझ में आ रहा है, और कैपेसिटी है. हाँ हाँ, डायफ्राम से ही पास होगा. और आगे बढ़ूं और पढ़ाऊं आगे कि क्लास वाइंड अप करूं, क्या आगे बढ़ाऊं. यस, मेनी एल्वियोलाई फॉर्म्स एल्वियोलर सैक, वन इज एल्वियोलाई. अंशु सही हो. आगे चलूं, आगे बढ़ूं या नहीं. ओके, चलो अंशु देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है. यहां पे आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, उसका थोड़ा सा यूज है, ठीक है. एक चीज बताओ आपको, ये देखो मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है. पहले ये देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है. एक एयर का इनटेक और एक एक्सेल, ठीक है. 2 चीज होगा, एक इनटेक और एक एक्सेल. इनटेक मतलब क्या, एयर अंदर जाएगा, दैट इज इंस्पिरेशन. अगर कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो डिफिनेशन खुद से तैयार कर लेना है. यस, इनटेक ऑफ एयर व्हाइल ब्रीदिंग इज नोन एज व्हाट, इंस्पिरेशन. और एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज नोन एज व्हाट, एक्सपिरेशन. ठीक है, ध्यान में रखना, अगर कंफ्यूजन हो कभी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में, एग्जिट से क्या होगा, एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन, और इनसाइड इंस्पिरेशन. समझ में आया. इंस्पिरेशन मतलब इनटेक होता है, एक्सपिरेशन मतलब, ये दोनों को मिलाकर हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है. नाउ अब अलग अलग पर्सन में इसका रेट अलग अलग होता है, 12 से लेके 16 पर मिनट ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है. ओके, नाउ ये देखो, एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो ब्रीदिंग समझने से पहले. ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है. यहाँ पे प्रेशर था 20 mm ऑफ Hg, ठीक है. तुम लोग आंसर दोगे. यहाँ पे प्रेशर था कितना, 20 mm ऑफ Hg. नाउ अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे कांस्टेंट रखा और इस बॉक्स का साइज बढ़ा दिया. तो बताओ यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा. शाहीन सिद्दीकी, ठीक है. हेलो श्रेया, बताओ क्या होगा. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा. मैंने ये डब्बा जो है, ये बॉक्स जो है, यहाँ पे एयर का क्वांटिटी सेम रखा पर इसका साइज बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा. यस, वेरी गुड श्रेया. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा. इतना समझ में आ रहा है. नाउ
अब देखो मैंने बॉक्स का साइज छोटा कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बड़ा होगा। जिनके नहीं समझ में आया उनको बता दूं, ये प्रेशर जनरेट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, देयर इज बम्बार्डमेंट। ठीक है, अगर एक बॉक्स में आप एयर को कंट्रोल लॉक कर दिए हो, उसको रख दिए हो एक बॉक्स के अंदर, क्लोज स्पेस के अंदर, तो एयर मॉलिक्यूल क्या होगा, बम्बार्डमेंट करेगा ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, एंड देयर विल बी अ प्रेशर जनरेटेड नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और अगर पूरे गैस को एक साथ लोगे तो प्रेशर ऑफ द गैस बोलेंगे, प्रेशर जनरेट होगा ना। अगर स्पेस को नैरो कर दोगे, ठीक है, नैरो कर दोगे तो बम्बार्डमेंट ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। स्पेस को कम कर दोगे तो कम होगा बम्बार्डमेंट। ठीक है, और इतना भी नहीं समझ में आए तो आपने पढ़ा है यस क्या, बॉयल्स लॉ। इन आइडियल कंडीशन PV इक्वल टू क्या बताया था, यस कांस्टेंट बताया था, दैट मींस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोवाइडेड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। कौन बोला था, बॉयल साहब ने बोला था, एग्जाम में बायोलॉजी में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। दूसरा चीज देखो, डिफ्यूजन का मतलब समझो। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज का, सॉलिड लिक्विड या गैस हो, किसी भी चीज का फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज, आवाज आ रहा है ना, इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है, ये जो आपने जनरेट किया हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, आप देखते हो किसी एक रूम के कोने में अगर परफ्यूम कोई छिड़कता है तो पूरे रूम में थोड़ी देर में फैल जाता है, बिकॉज फ्लो ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आया? दैट मींस एक कोने पे रूम में अगर किसी ने परफ्यूम डाला है, पूरे रूम में फैल जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, फिर धीरे धीरे फैल जाता। उसी तरह सारी गैसेस जो होंगी फ्लो होंगी। समझ में आ रहा है? ये दो कंसेप्ट अगर क्लियर है, दैट मींस डिफ्यूजन एज वेल एज प्रेशर कंसेप्ट, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। किसी को नोट डाउन करना, फटाफट नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, ये डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो आपको बताया था ये क्या है, एक रिब है, ये दूसरा रिब है। ठीक है, दो रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टा बोलते हैं। दो रिब्स के बीच की स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, और जो मसल्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स। बाहर की तरफ जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इस तरह से डायग्राम बना लो यार, ऐसे दो रिब्स बनाओ, यहाँ पे क्या बनाओ, यस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। भाई नोट्स बनने चाहिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और अंदर की तरफ इस तरह से एक और मसल्स होता है, इसके अंदर की तरफ होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इनका भी रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आया? नाउ देखो, अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है, अगर यहां पे मसल्स अगर है क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अगर ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, अगर ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो रिब क्या होगा, थोड़ा आउटवर्ड आ जाएगा। ये जो चेंबर देख रहे हो ये थोड़ा सा आउटवर्ड आ जाएगा और थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या फायदा होगा मैं थोड़ी देर बताऊंगा आपको। ये क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ये अगर सब जगह का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सब जगह का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिब्स क्या होगा, बाहर की तरफ और अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नाउ अगर इंटरनल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, रिब्स अंदर की तरफ जाएगा। चलो यहां पे आ जाओ। ये चीज देखो, ये एक्चुअली सेक्शनल व्यू है किसका, थोरेसिक कैविटी का। एक चीज आप देखो, एक चीज आप देखो, एक चीज आप देखो,
ये आपको मैंने बताया था, अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो रिब्स का हिस्सा बढ़ेगा, यस, ऊपर की तरफ, यस, देखो रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझ में आया। ये देखो, ये डायफ्राम आपको मैंने बताया था क्या होगा, डोम शेप्ड। ये डायफ्राम जो है कैसा है, डोम शेप्ड। ये क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कहां कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे की तरफ। जब ये चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो स्पेस क्या होगा, ये देखो, ये जो थोरेसिक कैविटी जो था अब जो है वो बढ़ जाएगा। थोरेसिक कैविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। क्यों बढ़ा, क्योंकि देयर वाज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण ये बाहर की तरफ, ये नीचे की तरफ थोरेसिक कैविटी बढ़ गई। अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा प्रेशर, तो एयर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर वाला प्रेशर अगर कम हो गया तो एयर क्या होगा, डिफ्यूजन का लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगा। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, तो बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स होता है, ठीक है। नाउ अब बोलेगा क्या इंस्पिरेशन में एनर्जी लगता है, अब बोलोगे सर मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोलो एनर्जी खर्चा होगा कि नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, काम हो रहा है ना। मसल आप बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, पेन होता है, दैट मींस मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी लगता है। भाई हाँ नहीं समझ में आ रहा तो भी हाँ एनर्जी लगता है। दैट मींस इंस्पिरेशन इज व्हाट, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। ऐसा वो प्रोसेस, चाहे जो प्रोसेस हो जहां पे एनर्जी खर्चा हो रहा हो, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स, इंस्पिरेशन हमारा क्या हो गया, एक्टिव प्रोसेस हो गया। कैसे हुआ, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का और फिर डायफ्राम का, जिसके कारण डायफ्राम जो हो गया फ्लैट हो गया। ये भी एक क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन में डायफ्राम का शेप कैसा होता है, डोम शेप होता है या फ्लैट होता है। जी भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो इसका शेप जो होता है क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। समझ में आ रहा है। चलो अब आपने देखा तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन में 3 क्वेश्चन बना, कौन कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम का शेप कैसा होता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, यस फ्लैट शेप होता है। और यहाँ पे प्रेशर वाले पे लॉ पे यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, इनिशियली कम होता है। ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। और रिब्स किस तरफ मूवमेंट करता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ये चौथा क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन यहाँ इंस्पिरेशन में बना। 5वां क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी खर्चा होता है, एक्टिव प्रोसेस है। ये 5 MCQs यहाँ से बनता है, इसके बाहर इंस्पिरेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब देखो, एयर अंदर आ गया, अब एयर को बाहर भेजना है। दैट मीन्स अगर लंग्स को हम लोग कंप्रेस कर दें, तो एयर अपने आप बाहर निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो डायफ्राम को जस्ट आप रिलैक्स कर दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को भी आप रिलैक्स कर दो। तो एक्सपिरेशन में क्या हमने किया, बोला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भाई साहब आप आराम करो, डायफ्राम मसल साहब भाई आप भी आराम करो। तो क्या होगा, लंग्स का कंप्रेशन होगा, एयर बाहर, एक्सहेलेशन हो जाएगा। समझ में आया। दैट मींस डायफ्राम रिगेन्स इट नॉर्मल पोजीशन, कब, एक्सपिरेशन में। ओके, देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ 2 मसल्स, यस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। समझ में आया। अब बताओ आराम करने में एनर्जी खर्चा होता है क्या, जी बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, एक्सपिरेशन जो होगा आपका पैसिव प्रोसेस होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। चलो लिखना है ना, ये लिख लो, ये नोट्स बना लो फटाफट। हाँ निहार मंडल, मैं आपका क्वेश्चन डाउट्स में लास्ट में लेता हूँ, जिसका भी डाउट मैं डाउट के लिए टाइम दूंगा। ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। कैसे कैसे हो रहा है आपको बता दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का डायफ्राम हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज बढ़ा, लंग्स क्या हुआ, एक्सपेंड किया, ठीक है। प्रेशर इनसाइड लंग्स घटेगा और एयर मूव्स इन ड्यू टू हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्सेस, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज कम होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर इनसाइड लंग्स बढ़ेगा, एयर मूव्स आउट। समझ में आया।
ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव, और ये पैसिव। ये वाला लाइन आपको मैं थोड़ी देर में हो गया, यहां तक नोट डाउन हो गया। चलो यहां तक हो गया। नाउ देखो ये जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये जो आपको फोर्सफुल एक्सप्रेशन दिख रहा है, फोर्सफुल एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये क्या है एक्चुअली, एक्टिव प्रोसेस क्यों है, यहाँ पे एनर्जी खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जब फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हो तो ये जो यहाँ पे आपको मैंने बताया था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो आपका थोरेसिक केज है इसको अंदर की तरफ ले जाएगा। जब केज आपका अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, फोर्सफुल, जोर से फोर्सफुल एक्सप्रेशन करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फोर्सफुल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होता है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। चलो एमसीक्यूज लेते हैं हम लोग। अब इतना पढ़ने के बाद इसको हम लोग कल के क्लास में लेते हैं। ओके, रेस्पिरेटरोमीटर। चलो ये क्वेश्चन मुझे बताओ, यहां पे क्या होगा, दो क्वेश्चंस करके दिखाओ, दो एमसीक्यूज का सॉल्यूशन बताओ। यस, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर बेस्ड है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे है, दो क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। अभी आया, अभी आया, सही हुआ। ओनली वॉइस इज कमिंग, ब्रॉडकास्टिंग तो हो रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना? तो ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ पे आंसर दे दो। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक करते हैं। ओके, आज का क्लास यहीं तक करते हैं और बाकी क्लास कर लेते हैं, बाकी क्लास मैं कर लेता हूँ। आज का क्लास यहीं तक लेते हैं, जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। डाउनलोड कर लो ऐप, ऐप में हम एमसीक्यूज डाल देते हैं। ओके, नेटपीडिया ऐप पे जो है एमसीक्यूज हम डाल देते हैं। ओके, अभी के अभी मैं आपके नेटपीडिया ऐप में जो है वहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको तुरंत मिल जाएगा एमसीक्यू। और दूसरी बात, नेटपीडिया ऐप डाउनलोड कर लो वहाँ, और ग्रुप में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चंस डालता हूँ, या कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय।